नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ बीसीजी एस्ट्रो चैनल पर एक नए विषय के साथ में। आज का विषय है योग कारक। क्या होता है योग कारक? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? क्या कहा है ऋषि पाराशर जी ने इस विषय के ऊपर? कौन से ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए जब भी हम किसी जातक को प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं, स्पेशली राजयोग की बात कर रहे होते हैं या अरिष्ट योग की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि एक तरफ वो अगर योग निर्माण कर रहे हैं या कहें ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करेंगे कि योग होता क्या है। तो योग होता है कि किसी एक या एक से अधिक प्लैनेट जब किसी भी भाव में बैठते हैं तो एक योग का निर्माण करते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। हर किसी जातक की कुंडली में डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होता है। हर कुंडली में अलग तरीके से ये काम करते हैं। तो जब ये योग का निर्माण करते हैं तो वो ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देते हैं। जिस तरह से ये योग का निर्माण कर रहे होते हैं, कहीं भंग भी हो रहा होता है जो कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं। कुछ बिंदु हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं योग कारक के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि 12 भाव में से कौन से ऐसे केंद्र के भाव हैं, त्रिकोण के भाव हैं या त्रिषडाय भाव कौन से होते हैं, कौन से भाव न्यूट्रल होते हैं, कौन से भाव सुख के हैं, धन के हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस ऑर्डर होता है, क्या 8th हाउस राजयोग में इन्वॉल्व होता है, क्या सिर्फ इनऑस्पिशियस रिजल्ट देता है या न्यूट्रल रिजल्ट देता है या फिर न्यूट्रल ही रह जाता है। कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनको अष्टमेश होने का ब्लेम नहीं मिलता है, क्या सिग्निफिकेंस ऑर्डर होता है सभी 12 भावों का, केंद्र भावों का जिनको हम सुख भाव बोलते हैं या फिर त्रिकोण भाव जिनको हम धन भाव बोलते हैं, उनका सिग्निफिकेंस ऑर्डर क्या होता है, क्या केंद्राधिपति योग है या दोष है, क्या अष्टमेश अष्टम भाव कभी राजयोग में इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, अगर कोई त्रिकोण या केंद्र का स्वामी अष्टमम या अष्टमेश के साथ रिलेशन बनाते हैं तो क्या यह राजयोग का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे राजयोग बनते हैं, क्या राहु केतु भी राजयोग में इन्वॉल्व होते हैं और होते हैं तो किस कंडीशंस में होते हैं। तो इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। मैं एक हॉरोस्कोप दिखाऊंगा, आपको प्रेजेंट करूंगा स्क्रीन पर। उसकी सहायता से समझने में आसानी होगी। ये किसी व्यक्ति विशेष का चार्ट नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम टेकिंग दिस चार्ट। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके प्रश्नों को या आपके सुझावों को अपने आगे आने वाली वीडियो में इंक्लूड करूं। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट के साथ में, और सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक काल पुरुष कुंडली ली है जिसमें प्रथम भाव जो है वो मेष राशि उदय हो रही है। तो हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि कौन से भाव केंद्र के भाव कहलाते हैं जिनको हम सुख स्थान भी बोलते हैं। तो जहाँ पे आप 1, 4, 7, 10 देख रहे हैं, इनको हम केंद्र भाव बोलते हैं। और त्रिकोण भाव कौन से हैं? तो जहाँ पे आप 1, 5, 9 देख रहे हैं, ये त्रिकोण भाव कहते हैं जिनको हम धन भाव भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि मैंने जब केंद्र भाव की बात की या त्रिकोण भाव की बात की तो मैंने एक को दोनों साइड में काउंट किया है। यस, जो लग्न है या प्रथम भाव है
ये केंद्र में भी काउंट होता है, त्रिकोण में भी काउंट होता है, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। और जो सुख के भाव की बात करें, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने कहा है कि 7th हाउस और 10th हाउस जो होता है वो सुख का भाव होता है। अब हम त्रिषडाय भाव की बात करें तो जहाँ पे आप 3 और 6 और 11 लिखा देख रहे हैं वो त्रिषडाय भाव कहलाते हैं, जो हमेशा ऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं। तो अभी हमने बात की केंद्र भाव सुख के भाव हैं, त्रिकोण 159 ये धन भाव है, 3, 6, 11 त्रिषडाय भाव है। अब बचे हमारे पास 2, 12 और 8, ये न्यूट्रल भाव कहलाते हैं, जो कि अपने कैसे ग्रहों की प्लेसमेंट हुई है, किस तरह से ये संबंध बना रहे हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अब बात आती है कि क्या अष्टम, जब अष्टम, मैंने एक प्रश्न रखा था कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो जब अगर सूर्य और चंद्र अष्टमेश बनते हैं तो इन दोनों प्लैनेट को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, राइट। अब हम बात करेंगे, एक पॉइंट और रखा था मैंने कि सिग्निफिकेंस ऑर्डर क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑर्डर का मतलब होता है कि एक क्षमता होती है, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करें कि जैसे मैं अगर केंद्र भाव की बात करूं कि जो ये राजयोग में इन्वॉल्व होते हैं तो इनकी पावर क्या होती है, तो ये जो 1, 4, 7, 10 ये इनका असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो जो हम किसी व्यक्ति की अगर हैप्पीनेस की बात करें तो 10th हाउस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सौम्य प्लैनेट्स या बेनिफिक प्लैनेट्स से युक्त होगा या एस्पेक्ट होगा, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं आदमी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। सिमिलरली जब 159 की बात करते हैं तो इनकी भी जो असेंडिंग सिग्निफिकेंस ऑर्डर है, इन असेंडिंग ऑर्डर में ये इस तरह से चलती है, लीस्ट इज 1, देन 5 एंड देन 9। तो धन भाव के लिए सबसे ज़्यादा 9th भाव रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस 9th हाउस की होती है। तो केंद्र भाव में 10th हाउस, ट्राइन भाव में 9th हाउस की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम त्रिषडाय भाव की बात करें सिग्निफिकेंस की, तो 3, 6, 11 ये ऑर्डर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इनऑस्पिशियस रिजल्ट जो देगा वो 11th हाउस देता है। कम 3rd हाउस है, फिर 6th हाउस है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 11 हाउस है। अब न्यूट्रल हाउस 2, 12 और 8 ये अपने साथ जिस तरह से संबंध बन रहे हैं ग्रहों के, उसके हिसाब से ये रिजल्ट देंगे। हम एक बात और करेंगे थोड़ा सा बाद में कि अगर हम सभी 12 भावों को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं सिग्निफिकेंस में तो वो ऑर्डर क्या होगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि मैलेफिक और बेनिफिक जो प्लैनेट्स कौन से ऐसे भाव में जाके बैठेंगे कि वो अपने ना तो मैलेफिक रिजल्ट देंगे ना बेनिफिक रिजल्ट देंगे, रादर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये केंद्र भाव होते हैं जहाँ पे बेनिफिक आके बेनिफिक रिजल्ट नहीं देते हैं और मैलेफिक आके मैलेफिक रिजल्ट नहीं देते हैं। केंद्र भाव, इसी अगर हम जो हमने केंद्राधिपति दोष की बात की थी, अगर मैं इस चार्ट को इस तरह से घुमा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि मरकरी केंद्र भाव का स्वामी बन गया है और यहाँ पे जुपिटर केंद्र भाव के स्वामी बन गए हैं। तो मरकरी और जुपिटर यहाँ पे केंद्र भाव के स्वामी बन गए। तो इन पे क्योंकि अब हमने जो रूल नंबर 1 लगाया कि अगर कोई भी सौम्य ग्रह आके केंद्र में बैठ जाता है तो वो अपना बेनिफिक रिजल्ट नहीं देगा, न्यूट्रल हो जाता है। तो मरकरी भी अपना रिजल्ट नहीं देगा और जुपिटर भी नहीं देगा। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑर्डर की बात करें हैं, तो जुपिटर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो मरकरी और जुपिटर दोनों को केंद्राधिपति होने का ये एक तो योग बनाया, उसको दोष दिया है कि अब ये अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे यहाँ पर। तो ये केंद्राधिपति योग कहलाता है या दोष कहलाता है, आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं कि ये केंद्र के ही स्वामी हैं और केंद्र में ही बैठ गए, तो इनके जो बेनिफिक रिजल्ट थे वो बेनिफिक रिजल्ट अब नहीं मिल रहे हैं। और इनमें इसका ऑर्डर क्या होता है कि जुपिटर सबसे ज़्यादा सौम्य बेनिफिक प्लैनेट है एज कंपेयर टू मरकरी। तो ये
इसके रिजल्ट नहीं देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखें, वीनस भी आके बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वीनस अपने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा, क्योंकि ये आप देखिए कि ये ट्राइन का भी लॉर्ड है, तो वीनस के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे हमको मिलेंगे। अब हम बात कर चुके हैं, केंद्रास की भी हो चुकी है, त्रिकोण की भी हो चुकी है, और हमने ये भी बताया कि लग्न इज स्पेशली ऑस्पिशियस बिकॉज जो लग्न होता है वो त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। 3, 6, 11 की भी बात हमने कर ली है, उनको त्रिषडाय बोलते हैं। अब हम 8 और 12, 8th हाउस, वापिस से हम काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं इसको। 8 और 12 जो भाव हैं, या 8 और 12 लॉर्ड जो है आर न्यूट्रल, और उनका जो नेचर है वो उनसे जिस तरह से युति हो रही है उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। अभी हम जैसे हम बात करें कि अब ये किस तरह से रिजल्ट देगा, कि जेमिनी की हमने बात की तो 8वें भाव का स्वामी सैटर्न हो गया और ये 9वें भाव का भी स्वामी सैटर्न हो गया। तो 9वां भाव हमने जो कहा है ये ऑस्पिशियस होता है, बट यहाँ पे ये अष्टमेश भी है। तो इस लग्न के लिए ये किस तरह से रिजल्ट देगा, तो इस चार्ट के लिए ये ऑस्पिशियस होगा, क्योंकि ये त्रिकोण का भी स्वामी है, ये इसके लिए ऑस्पिशियस बन जाता है अगर ये न्यूट्रल बना है। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि जो न्यूट्रल है ये किस तरह से ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि इसमें सैटर्न एक जगह न्यूट्रल हो गया, दूसरी जगह बेनिफिक हो गया, ये त्रिकोण का स्वामी हो गया, इसलिए इसके रिजल्ट जो होंगे वो बेनिफिक रिजल्ट देगा। हमने सिग्निफिकेंस ऑर्डर की बात कर ली है स्ट्रेंथ में कि किस तरह से ये होता है। अगर हम वापिस से बात करें सभी 12 भाव की, तो सबसे कम जो सिग्निफिकेंट होता है वो सेकंड हाउस होता है, उसके बाद 12वां भाव ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, उसके बाद 12वां भाव लेते हैं, उसके बाद 5वां भाव आता है, 5वें भाव से ज़्यादा स्ट्रांग होता है 9th भाव, फिर इससे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो 3rd, 6, 11 होता है, फिर उसके बाद 8, फिर 1, 4, 7, 10। तो याद रखने के लिए सबसे बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग भाव होते हैं या सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भाव जो होता है वो 10th हाउस होता है, उसके बाद 7, 4, 1, फिर उसके बाद हम देखेंगे 8, फिर 8 के बाद 11, 6, 3, फिर 9, फिर 5, फिर 12 और सेकेंड। तो ये बात हुई इनके सिग्निफिकेंस ऑर्डर की कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाव 10th भाव होता है और सबसे कम जो सिग्निफिकेंट होता है वो सेकेंड भाव होता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने कहा कि 8 भाव जो होता है या 8 लॉर्ड जो होता है इज न्यूट्रल, वो ऑस्पिशियस होगा या नहीं। तो हम ये बात करेंगे कि ये ऑस्पिशियस तो नहीं होगा, क्योंकि ये 12वां भाव है 9th हाउस, ये धर्म की हानि वाला भाव है, लॉस ऑफ धर्मा। अगर ये साथ में इसका अगर लॉर्ड साथ में 3, 6 और 11 का भी स्वामी है, या कहें त्रिषडाय का भी लॉर्ड है, ये एक्सट्रीमली इनऑस्पिशियस रिजल्ट देता है।
हम इससे पहले देख चुके थे इस राशि के लिए ये ऑस्पिशियस रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि ये कोने का स्वामी था या केंद्र का भी स्वामी होता तो भी ये अच्छे रिजल्ट देता। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है इसलिए ये इसके अच्छे रिजल्ट देता, ऑस्पिशियस हो जाता है। लेकिन अगर ये 3, 6, अगर हम इसको इस तरह से देखें, इस केस में अष्टमेश जो है त्रिषडाय भाव का भी स्वामी है। तो नाउ अभी अष्टमेश कैसे रिजल्ट देगा? अष्टमेश अपने इनऑस्पिशियस रिजल्ट ही देगा, क्योंकि अष्टमेश अब त्रिषडाय भाव का स्वामी बन गया है। तो ये 2 पॉइंट हमको याद रखना है कि इनका इन्फ्लुएंस कैसा है, किस तरह से लॉर्डशिप है। अगर ड्यूल लॉर्डशिप आ रही है तो किस तरह से ये रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे 4 और 5 होते हैं उनको दोष लगता नहीं है, जैसे मैंने कहा था अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। लेकिन जो ड्यूल साइन आ जाते हैं, जहाँ पे अभी आप मरकरी देखिए, मरकरी अष्टम का भी लॉर्ड है और त्रिषडाय भाव का भी लॉर्ड है, क्योंकि त्रिषडाय भाव हमेशा इनऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं। हम अष्टम को न्यूट्रल मान लेते हैं, तो मरकरी के जो भी रिजल्ट आएंगे वो इनऑस्पिशियस ही आएंगे। जबकि हमने जेमिनी लग्न के लिए देखा था तो उसके केस में सैटर्न 9th हाउस का लॉर्ड बन जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है, 8th लॉर्ड होके न्यूट्रल हो जाता है, राइट। और अगर हम जब कैंसर साइन लेते हैं, लग्न लेते हैं, तब सैटर्न सप्तम होके ऑस्पिशियस हो जाता है और यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। तो इस तरह से हमको 8 हाउस के रिजल्ट या 8 लॉर्ड जब किस तरह से ड्यूल ऑनरशिप ली हुई है उसके हिसाब से हमको रिजल्ट देखने पड़ेंगे कि न्यूट्रल है, ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। अगर अगला पॉइंट लेते हैं कि अगर कोई केंद्र या त्रिकोण का स्वामी साथ में अष्टम भाव का भी स्वामी बन जाता है तो क्या ये राजयोग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर कोई त्रिकोण का स्वामी, जैसे हम इस लग्न को ही ले लें, तो क्या ये राजयोग का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा मेष राशि में? क्योंकि ये त्रिकोण का भी स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी है, साथ में 8 लॉर्ड भी है। तो अब ये राजयोग का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? ये राजयोग में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ये बात हुई। तो हम कह सकते हैं ये योगा ब्रेकर बना है यहाँ पे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, योगा ब्रेकर की जैसे काम करेगा। तो कभी भी जब 8 लॉर्ड किसी भी योग से संबंध रखता है तो हमेशा ये योग को ब्रेक ही करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि कोई भी प्लैनेट अगर 2 भावों को का स्वामी है तो वो किस तरह से रिजल्ट देगा। तो इस जगह पे हमारी वो थ्योरी काम में आएगी। मैं एक क्वेश्चन को वापस पॉइंट को रिपीट करता हूं। ये वाला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर 2 भावों का स्वामी बनता है तो उसके रिजल्ट किस तरीके से होंगे। तो उसके रिजल्ट हमने जो सिग्निफिकेंस ऑर्डर निकाला था, जिसमें हमने 2nd हाउस को लीस्ट सिग्निफिकेंट माना था और 10th हाउस को मोस्ट सिग्निफिकेंट माना था, हमको उस क्रम को ध्यान रखना होगा। राइट। तो अभी हमें इस केस में देखें कि अगर यहाँ पे जुपिटर है 9th हाउस का स्वामी है और ये 12th, तो ये यहाँ पे कब आता है? सबसे पहले हम 2nd लेते हैं लीस्ट में, फिर
12th आता है, फिर 5 आता है, फिर 9 आता है। तो ये 9th भाव के रिजल्ट देगा, ना कि 12th भाव के। राइट। और अगर इसी केस में अगर हम देखें कि अगर क्वाड्रेंट, अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, तो इसमें ये केंद्र भाव का भी स्वामी बन गया और इसका भी स्वामी बना हुआ है। तो इसमें से किस भाव के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेंगे? तो हमको पता है केंद्र भाव ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसको लेस सिग्निफिकेंट बनाएगा। और अगर इसको हम वृश्चिक लग्न बना देते हैं तो अब ये किस भाव के रिजल्ट देगा सैटर्न? क्योंकि अब ये केंद्र भाव का भी स्वामी है और त्रिषडाय भाव का भी स्वामी है। तो हमने जब बोला था तो त्रिषडाय भाव से पहले केंद्र भाव आते हैं, तो ये केंद्र भाव का स्वामी अच्छे रिजल्ट देगा और त्रिषडाय भाव, बिकॉज क्वाड्रेंट आर स्ट्रॉन्गर देन त्रिषडाय और त्रिषडाय आर स्ट्रॉन्गर देन ट्राइन। वो किस केस में होगा? तो उसको समझने के लिए एक और चार्ट ले लेते हैं हम, इसमें ही कंडीशन बनाते हैं। अब यहाँ पे जुपिटर का रोल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिषडाय भाव का भी स्वामी बना और 9th हाउस का भी स्वामी बना। तो ये इसमें जुपिटर किस तरह से रोल प्ले करेगा? तो जब हमने सीक्वेंस ऑर्डर देखा था इनका सिग्निफिकेंस का, तो त्रिषडाय पहले आते हैं ट्राइन से। तो इसमें जुपिटर त्रिषडाय का रोल ज्यादा प्रोमिनेंटली करेगा रादर देन 9th हाउस, क्योंकि पहले केंद्र आते हैं, फिर अष्टम आता है, फिर त्रिषडाय आते हैं, फिर उसके बाद ट्राइन आता है, फिर ट्राइन के बाद न्यूट्रल 2 और 12 भाव के लॉर्ड आते हैं। अगर हम कोई एक और एग्जांपल लें इसी केस में कि अब यहां पे 8 और 9, तो इसमें कौन रिजल्ट अच्छे देगा? तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि 8th हाउस का जो स्ट्रेंथ है वो त्रिकोण के पहले आती है, तो 8th हाउस के रिजल्ट जो होंगे वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे जब सैटर्न के रिजल्ट की हम बात कर रहे होंगे। बट ये ऑस्पिशियस है, लेकिन 8th हाउस से रिलेशन भी है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि चंद्र का अष्टमेश होना और सूर्य का अष्टमेश होना, इन दोनों को दोष नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे नेचुरल बेनिफिक हैं। राइट। तो नेचुरल बेनिफिक में हम जुपिटर वीनस को लेते हैं सबसे पहले, और मिडलिंग में मून को रखते हैं, न्यूट्रल में मरकरी को रखते हैं, और नेचुरल मैलेफिक जो हैं वो सन सैटर्न मार्स होते हैं। जिस तरह से हमने भावों की एक सिग्निफिकेंस ऑर्डर निकाली है, तो उसमें इनकी सीक्वेंस क्या होगी? तो वीनस इज मोर बेनिफिक देन जुपिटर, एंड जुपिटर इज मोर बेनिफिक देन मरकरी, एंड मरकरी इज मोर बेनिफिक देन फुल मून। यहां पे मरकरी का मैं बेनिफिक एसोसिएशन बोल रहा हूं, यहां पे वीनस के साथ में है,
तो इस केस में देखेंगे कि वीनस वैसे ही बेनिफिक है। किससे सबसे ज़्यादा है? जुपिटर से ज़्यादा है बेनिफिक। जुपिटर किससे ज़्यादा बेनिफिक है? जब मरकरी, क्योंकि मरकरी का जो स्वभाव होता है वो अगर मैलेफिक के साथ में तो मैलेफिक के साथ चला जाता है, और बेनिफिक है तो बेनिफिक के साथ में चला जाता है। इस चार्ट के लिए अगर हम देखें तो मरकरी इज़ बेनिफिक, क्योंकि इसके एसोसिएशन अच्छा है इसका, और इसमें मून जो फुल मून आना चाहिए अगर बेनिफिक की हम बात कर रहे हैं। अगर हम मैलेफिक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मैलेफिक इज मार्स, देन सैटर्न, देन सन, एंड देन वीक मून। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस ऑर्डर की बात हुई। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे, अगर मैलेफिक का पूरे 9 ग्रहों का, जिस तरह से हमने 12 राशियों का एक ऑर्डर बनाया था, पहले हमने बनाया था कि केंद्र में कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिक होगा, तो 10th हाउस बेनिफिक होता है, फिर ट्राइन में 9th हाउस बेनिफिक होता है, त्रिशडाई में 11th हाउस इनऑस्पिशियस होता है। इस तरह से अगर सभी 9 प्लैनेट्स को हम 7 प्लैनेट्स को अगर रखें मैलेफिक और बेनिफिक को जॉइंटली, तो सबसे ज़्यादा मैलेफिक होता है मार्स, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद सन होता है, फिर वीक मून आता है, फिर उसके बाद फुल मून आता है, फिर मरकरी है, फिर जुपिटर, फिर वीनस। तो वीनस इज ए मोस्ट बेनिफिक एंड दिस इज मोस्ट मैलेफिक। ओके, अब हम बात करेंगे राजयोग की, जो कुंडली में राजयोग किस तरह से बनते हैं। राजयोग में जो इन्वॉल्व होते हैं वो केंद्र के स्वामी, केंद्र हाउस के स्वामी और ट्राइन हाउस के स्वामी इन्वॉल्व होते हैं। राजयोग की बात कर रहा हूं मैं, योग कारक नहीं, राजयोग पहले बात कर रहा हूं। तो उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि या तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण के साथ संबंध बना ले, जब केंद्र के स्वामी त्रिकोण के साथ संबंध बना ले तब ये राजयोग बनेगा। तो संबंध किस तरह से बन सकता है? या तो वो आपस में देख रहे हो, जैसे इस केस में है कि 5th जो त्रिकोण का स्वामी सूर्य है और केंद्र का स्वामी सैटर्न है, तो ये आपस में देख रहे हैं, तो ये राजयोग का निर्माण कर रहा है। आपस में परस्पर दृष्टि हो तो एक ये योग बनता है। दूसरा कि एक्सचेंज हो गया हो, कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठा हो, जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं वीनस जाके इधर बैठा हो, और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठा हो। ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि किस तरह से बनेगा। कि कंजंक्शन हो, एक तो पहले म्यूचुअल एस्पेक्ट ले लिया हम लोगों ने, या फिर केंद्र का स्वामी, ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र बना हो, एक म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, या दोनों कंजॉइन होके बैठे हो, या फिर साइन एक्सचेंज कर लिया हो। ये इस तरीके से योग बनाते हैं। पहला कंजंक्शन हो दोनों का, साइन एक्सचेंज हो, या फिर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो। तो इस तरीके से ये राजयोग बनाते हैं। और अगर ये केंद्र में या त्रिकोण में ही हो, या केंद्र के स्वामी त्रिकोण में हो, तब ये बहुत अच्छा बनता है। और जब ये स्पेशल योगा बनता है, जब कोई भी, या हम कहें कि योग कारक, हम किसको कहेंगे कि योग कारक होगा? योग कारक प्लेनेट की बात करें हम, तो क्या इस कुंडली में कोई योग कारक है क्या नहीं है? योग कारक का मतलब हुआ जो केंद्र का भी स्वामी हो, त्रिकोण का भी स्वामी हो। इस कुंडली के, इस लग्न के लिए नहीं है, लेकिन इस लग्न में अगर हम देखें तो शनि जो है वो केंद्र का भी स्वामी बना है 10वें भाव का, और ये त्रिकोण का भी स्वामी है। तो ये
योग कारक प्लैनेट है इसके लिए। तो जो वृषभ राशि उसके लिए शनि योग कारक हुआ। सिमिलरली जब हम तुला राशि के लिए देखते हैं तो तुला राशि में भी वापस से ये शनि बन जाता है योग कारक, राइट। वैसे ही हम अगर सैटर्न की राशि देखें तो सैटर्न के लिए वीनस बन जाता है योग कारक। फिर से हम देखें यहाँ पे वीनस केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन गया। तो आपको ये देखने में आया होगा कि जब वीनस की जब राशियां लग्न पर आती हैं तो शनि योग कारक बन जाता है, और जब शनि की राशि लग्न में आती है, लग्नेश बनती है, तब वीनस योग कारक हो जाता है। सिमिलरली जब हम चंद्र कुंडली से देखते हैं, सॉरी ये कर्क राशि से देखते हैं, तो मंगल योग कारक बन जाता है, और फिर लियो के साइन में देखते हैं तब भी मंगल योग कारक बन जाता है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब एक और प्रश्न है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमने बोला कि सैटर्न योग कारक है, राइट। अगर ये जाके अगर यहाँ पे डिबिलिटेड हो जाए, सैटर्न का प्लेसमेंट अगर कर्क राशि में ना होके अगर यहाँ पे होता, तो इसके रिजल्ट कैसे होते? इट विल वर्क एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता। यहां पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता। अगर हम बात करें अगले बिंदु की कि अगर केंद्र का स्वामी या कोने का स्वामी कोई एविल भाव का भी स्वामी बन जाए तो क्या राजयोग में सहायक होगा? क्या राजयोग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कतई नहीं बनाएगा, क्योंकि वो 3, 6, 11 का स्वामी बन गया है, और हमको वो वाली थ्योरी लगानी पड़ेगी कि वो कौन कौन से भाव का स्वामी है। मतलब कि अगर वो 5, 9 का स्वामी है, 1, 5, 9 का स्वामी है और अष्टमेश भी बन जाता है, तो हमने बोला था कि ट्राइन में अगर ट्राइन का अगर स्वामी हो तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, 8 हाउस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर केंद्र का स्वामी है तो केंद्र की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बनस्पत 8 हाउस की। सिमिलरली जब हम देखते हैं त्रिषडाय भाव की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ट्राइन से, तो वो वाली हमको थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि राहु केतु की, ये किस तरह से रिजल्ट देते हैं। राहु केतु जो रिजल्ट देते हैं, सपोज यहां पे राहु केतु आ गए हैं, तो इनका रिजल्ट कैसा होगा? इनके रिजल्ट जो आते हैं उनका किस तरह से कंजंक्शन है, किस राशि में प्लेस है। अगर कंजंक्शन नहीं है, पहले तो कंजंक्शन भी देखा जाता है, अगर कंजंक्शन नहीं है तो फिर प्लेसमेंट कहाँ पे, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। और राहु केतु योग कारक बन जाते हैं जब वो केंद्र में हो। योग कारक बन जाते हैं जब वो केंद्र में हो और एस्पेक्ट मिल रहा हो उनको। जैसे यहां पे हम बात करें, केंद्र केतु है, शनि जो है केंद्र का ही स्वामी है, इसको सैटर्न का एस्पेक्ट मिल रहा है, तो ये केतु एक योग कारक बन गया यहां पर। और अगर वो केंद्र के स्वामी के साथ भी अगर बैठे हो तो भी ये रिजल्ट देंगे। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले पार्ट में मैं सभी एसेंडेंट के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि अभी हमने एक
बहुत हाई लेवल चर्चा की सभी बिंदुओं पर। अभी हम एक प्रत्येक लग्न के लिए देखेंगे कि वो मेष राशि के लिए किस तरह से रिजल्ट दे रहा है, मेष राशि से मीन राशि तक के रिजल्ट कैसे मिलेंगे, उस चीज़ को हम देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।